चलिए फ्रेंड्स, आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। सामाजिक जीवन, शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले सामाजिक जीवन को देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता के समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग तथा दास वर्ग के रूप में 4 वर्ग थे। प्रथम 3 वर्गों का जीवन सुखी एवं संपन्न था, जबकि चतुर्थ वर्ग के लोगों का जीवन कष्टमय था। नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। मात्र सत्तात्मक प्रणाली के प्रचलन में स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती थीं। यानी क्या था, मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब ये होता है कि स्त्रियों का राज था, यानी वो पुरुषों पर राज करती थी। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पे हंसना था, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। युद्ध, नृत्य, संगीत, कुश्ती, मछली पकड़ना, उत्सव तथा त्योहार मनाना मिस्र के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सामाजिक जीवन कैसा था मिस्र की सभ्यता का। तो बहुत ही अच्छा था मामला कि स्त्रियों का शासन होता था, स्त्रियों की सत्ता चलती थी। और उसके बाद क्या हुआ, तो स्त्रियों की तो बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी। और इस चीज़ को आपने भी देखा तो बड़ा आपको अच्छा लगा होगा कि स्त्रियों की इतनी ऊंची, इतनी उच्च दशा थी, है ना। और अब स्त्रियों की हुई है स्थिति, सही हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सही हुई है। क्योंकि जब स्त्रियों का मामला आता है, लड़कियों का मामला आता है, अगर घर में जन्म ले लिया तो लोग कहते हैं नहीं, हमको दुख नहीं है, ठीक है जो कुछ है, मतलब इस तरह से कहा जाता है। इस तरह से नहीं कहा जाता हाँ हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया है, ऐसा नहीं बोला जाता है। दुख प्रकट करते हुए कि ठीक है, अब जो भी है वो सही है, मतलब दुखी होकर ही, और पूरी ज़िंदगी लड़की को बोझ समझकर ही पाला जाता है। मैं ये नहीं कहती सभी के परिवार में है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है। और जिसके यहाँ लड़कियों को रिस्पेक्ट भी दी जाती है, तो वहाँ पर भी बेटों को उच्च स्थान ही दिया जाता है ना। वो चीज़ें तो देखने को मिलती ही हैं। और रहा सवाल इसका कि नहीं बेटियों का हक है और इतना ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। और कहते नहीं हैं कि बेटी किसी को नहीं चाहिए और बहू सभी को चाहिए। तो जब बेटी किसी को नहीं चाहिए होगी तो बहू फिर आएगी कहाँ से, है ना। तो ये तो खैर बातें हो गई, क्योंकि यहाँ पे बात आई तो मैंने इस पर डिस्कस किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। शासन व्यवस्था। मिस्र के शासन में सम्राट को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि फराओ कौन थे। तो मिस्र के जो राजा थे उनको फराओ कहते थे। सम्राट सर्वोच्च सेनापति और प्रमुख न्यायाधीश होता था। राजा ही शासन के लिए उचित अधिकारियों की नियुक्ति करता था। आर्थिक जीवन। मिस्र की सभ्यता के लोगों का जीवन सुखी और संपन्न था। लोगों का प्रधान व्यवसाय कृषि था। नील नदी की उपजाऊ घाटी में गेहूं, मटर, ज्वार, बाजरा, कपास, अंगूर तथा जैतून की फसलें उगाई जाती थीं। यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस आदि पशु भी पाले जाते थे। यानी कौन कौन से पशु पाले जाते थे, तो गाय भी पाली जाती थी, बैल भी पाले जाते थे, भेड़ भी पाली जाती थी, बकरी भी पाली जाती थी और भैंस भी, ठीक है ना। मिस्र के लोग कपड़े बुनने, कागज़ बनाने तथा आकर्षक वस्तुएं बनाने के उद्योग उन्नत दशा में थे। यहाँ लकड़ी का फर्नीचर, कमलदान, फूलदान एवं संदूक बनाने के शिल्प उन्नत दशा में थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की पे चलते हैं, वास्तुकला और शिल्पकला। तो मिस्र की सभ्यता में धर्म से प्रभावित वास्तुकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। पिरामिड, मंदिर, समाधियाँ तथा भवन मिस्र की वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। पिरामिड भारी भारी पत्थरों के टुकड़ों ऊंचाई पर ले जाकर बनाए जाते हैं। इनकी गणना विश्व के आश्चर्यजनक स्मारकों में की जाती है। कोणार्क तथा लक्सोर के मंदिर गुहा मंदिरों के सुंदर नमूने हैं। अबू सिम्बल का मंदिर ठोस पहाड़ को 60 मीटर गहरा काटकर बनाया गया था। मिस्र की
स्फिंक्स वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। इस मूर्ति का शरीर सिंह तथा सिर मनुष्य का है। उनका निर्माण ठोस चट्टानों को काटकर किया गया है। विज्ञान, मिस्र के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की है, यानी कर ली थी, और वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर ही उन्होंने कागज बनाने की कला तथा पिरामिडों के निर्माण में दक्षता प्राप्त कर ली थी। धार्मिक जीवन कैसा था देख लेते हैं। तो मिस्र की सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। होरस और एटन इनके प्रमुख देवता थे। ये लोग पृथ्वी, आकाश, देवता और चंद्रमा की उपासना भी करते थे। इनके पिरामिड पुनर्जन्म में इनकी पक्की आस्था के प्रतीक थे। अबू सिम्बल और कोणार्क के मंदिर इनके पूजा स्थल से। स्फिंक्स की मूर्ति वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है तो देख लेते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में ही हुआ था। मिस्र में भी सभ्यता का विकास वहां की प्रमुख नदी यानी नील नदी के किनारे ही हुआ था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर है। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान है। मिस्र के बीच में नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमिका को उपजाऊ बनाती है। मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने योग्य जल यही नदी उपलब्ध कराती है। मिस्र वासियों ने इस नदी से नहरें निकाली हैं जिनसे मिस्र के प्रत्येक क्षेत्र में जल की आपूर्ति होती है। यदि नील नदी मिस्र में न होती तो मिस्र के साथ क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता। अतः मिस्र के निवासी नील नदी की पूजा करते थे। इसी कारण मिस्र की नील नदी यानी नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि किसको कहा जाता है वरदान, तो मिस्र की जो नील नदी है उसको वरदान कहा जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिस्र सभ्यता में मिले पिरामिडों का वर्णन कीजिए। तो गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है, अथवा गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था, तो यहाँ पे आपका हो जाता है महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईसा पूर्व माना जाता है। मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजे का पिरामिड है। गीजे का पिरामिड 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन है। पिरामिड की ऊंचाई 146.61 मीटर है और धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230.12 मीटर है। इस पिरामिड को बनाने में 1,20,000 आदमियों के 20 वर्ष तक कार्य किया। आप समझ सकते हैं कि कितने दिन तक वर्क चला और कितना पैसा लगा, है ना। पिरामिड के नीचे पृथ्वी के बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, यानी क्या है, पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, और इसमें से एक कमरे में सम्राट पेरो खफ्र का शव रखा गया था। वास्तुकला की दृष्टि से इसे अजूबा स्मारकों में गिना जाता है। इसमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवार पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं जिसमें मिस्र की सभ्यता से संबंधित अनेक जानकारी प्राप्त होती है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक स्मारक है जिसमें काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। 4300 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। यह 13 एकड़ में फैला हुआ है। चीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखी है, तो इसमें देख लेते हैं चीनी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक जीवन। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सामाजिक जीवन। प्राचीन काल में चीन का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर एवं कलाकार वर्ग, कृषक एवं मजदूर वर्ग। इन 4 वर्गों में छोटे कृषकों एवं मजदूरों को छोड़कर शेष की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। चीनी समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। सांस्कृतिक स्थिति, तो इसमें चीनी सभ्यता में सांस्कृतिक उन्नति भी देखने को मिलती है। चीन में भवन निर्माण वास्तुकला का समुचित विकास हुआ था। चीन के इतिहास में सर्वप्रथम स्मारक चीन की विशाल दीवार है। यह दीवार विश्व के महान आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। धार्मिक जीवन, चीन की सभ्यता के प्रारंभ में धर्म का विशेष महत्व नहीं था, किंतु चीनी लोग सर्वोच्च शक्ति की पूजा करते थे जिसे वे संगति कहते थे। संगति का अर्थ स्वर्ग का देवता।
चीनी राजा को संगति का पुत्र माना जाता था, इसी कारण इसकी पूजा की जाती थी। आर्थिक जीवन कैसा था देख लेते हैं यहाँ के। तो चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, क्योंकि देखिए सभी लोग किस पे निर्भर थे, तो कृषि पर निर्भर थे। चीन के लोग व्यापार भी करते थे। चीन के लोग भारत, ईरान एवं रोम आदि दूसरे राष्ट्रों के साथ भी व्यापार करते थे। विज्ञान का विकास। वैज्ञानिक दृष्टि से चीन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। चीन में कागज व छपाई का आविष्कार इसी काल में किया गया था। भूकंप के विषय में पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का भी चीनियों ने आविष्कार किया था। इसके अतिरिक्त समुद्री कंपास को भी उन्होंने तैयार किया था। चीन के दो प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारकों के नाम संक्षेप में लिखिए। तो चीन के दो प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारक थे लाओत्से और कन्फ्यूशियस हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझाएं। तो इसमें यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ जल का मध्य क्षेत्र होता है। यानी क्या है मेसोपोटामिया का अर्थ यूनानी भाषा में, तो जल का मध्य क्षेत्र होता है। यह सभ्यता इराक की दजला और फरात नामक दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसी कारण इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में 3 सभ्यताओं का विकास हुआ। कौन कौन सी? तो फर्स्ट हो जाती है सुमेरिया, सेकंड बेबीलोनिया और तथा असीरिया हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक दशा को स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक दशा का ज्ञान निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा किया जा सकता है: परिवार, ग्राम, विश्व, जन। तो इसमें सबसे पहले परिवार देख लेते हैं। परिवार सबसे छोटी इकाई थी जिसे कुल कहा जाता था। अब क्वेश्चन आ जाए कुल किसे कहते हैं थे, तो परिवार को, है ना। और कुल के नेता को कुलुप कहा जाता था। भाई परिवार का नेता कौन होता है? तो पिता, तो उनको क्या कहा जाता था? कुलुप। इस काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। ग्राम, अनेक परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनाया गया था। परिवार के ग्राम कुलुप के समान ही ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि ग्रामणी ही ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। विश्व, अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनाया जाता था। विश्व के सर्वोच्च अधिकारी को विश्वपति कहा जाता था। अनेक देशों में, यहाँ पे देखिए ये आपका जन हो जाता है, तो जन के बारे में समझ लेते हैं। अनेक देशों को मिलाकर जन का निर्माण होता था। जन के सर्वोच्च अधिकारी को रक्षक कहा जाता था और राष्ट्र, देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। तो इस तरह यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं? तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल के पश्चात के काल का उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के ज्ञान के लिए हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य एवं उपनिषद ग्रंथों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमें प्राप्त होती है ना। तो ऋग्वेद, ये ऋग्वेद काहे के लिए है? तो आयुर्वेद और रचनाकार धन्वंतरी हो जाते हैं। यजुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र, सामवेद, गांधर्व वेद, भरत मुनि और अथर्ववेद, शल्यशास्त्र, विश्वकर्मा, ये हो जाते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक तथा धार्मिक दशा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं। दशाएं बहुत पूछा जाता है कि आर्थिक दशा बताएं, धार्मिक दशा बताएं, कभी आर्थिक और धार्मिक साथ में पूछ लेते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। तो भाई आर्थिक में उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक दशा, तो आर्थिक दशा तो भाई उसी को कहते हैं कि जिस जहाँ पे हमको धन की प्राप्ति होती है। हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है ना। तो कृषि, इस काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस काल में बीज फसल खेती करने की नई तकनीक का विकास हुआ। चावल, जौ, गेहूँ इस काल की प्रमुख फसलें थी, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में लोगों के प्रमुख पशु थे गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसका उतना ही अधिक वैभव माना जाता था। राजा जब किसी व्यक्ति को सम्मानित करते थे तो उन्हें गाय ही प्रदान किया करते थे। उद्योग धंधे, इस काल में अनेक नवीन उद्योग प्रचलन में थे। वस्त्र एवं धातु उद्योग इस काल में अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा था। सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था। इस धातुओं में अस्त्र शस्त्र, औजार, बर्तन एवं आभूषण आदि बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त लोहार, चमकार, रथकार, मुवे, कुम्हार एवं नर्तक आदि के व्यवसाय में भी उन्नति थे।
वाणिज्य एवं व्यापार, इस काल में आंतरिक एवं वैदेशिक व्यवसाय प्रगति पर था। विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से होता था। आंतरिक व्यापार हेतु यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था। साधारणतः व्यापार विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था। गाय विनिमय का एक माध्यम थी, परंतु मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा था। धार्मिक दशा, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण धार्मिक दशा अत्यंत जटिल हो गई। परिवर्तन निम्न है। यज्ञों का महत्व, उत्तर वैदिक में यज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। यज्ञीय विधि विधान की विस्तृत जानकारी गृह सूत्र और श्रोत सूत्र से प्राप्त होती है और यज्ञ प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी। यज्ञ का एक माह से लेकर एक वर्ष तक बदलते थे। इस काल में यज्ञ ब्राह्मण ही करा सकते थे, यानी यज्ञ कौन करा सकते थे? तो ब्राह्मण ही करा सकते थे। और तप, उत्तर वैदिक काल में तप का बहुत महत्व बढ़ गया था। उपनिषद में कहा गया तप ही ब्रह्मा है। तप तथा तप ज्ञान प्राप्त करने के एक साधन है। बिना तप के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तप से अलौकिक शांति एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तप की प्रमुख विधियां नुकीले कांटों पर खड़े रहना, अल्प भोजन ग्रहण कर जीवन यापन करना, महीनों एक ही मुद्रा में खड़े रहना, गर्मियों में धूप तथा सर्दियों में ठंडे में खड़े रहना, ये तप होता था। दर्शन, इस काल में दार्शनिक विचार परिवर्तन भी हुए। आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर विशेष जोर दिया गया। कर्म का महत्व और अधिक बढ़ गया। सत्य ज्ञान के लिए कर्म अवश्य समझा गया। ब्राह्मण को सर्वव्यापक, अंतर्यामी एवं सर्वशक्तिमान स्वीकार किया गया। आत्मा, परमात्मा, माया मोक्ष, स्वर्ग नरक, कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन इसी काल में हुआ। नवीन देवताओं का उदय, इस काल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व बढ़ गया था। सृष्टि के रचयिता प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त हो गया था। विष्णु को प्रधान यज्ञ पुरुष माना गया। रुद्र शिव की पूजा अब शिवाजी पशुपति एवं महादेव के रूप में की जाने लगी। इसके अतिरिक्त नाग, यक्ष, गंधर्व आदि देवों की भी पूजा की जाने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और जब भी आप चीज़ों को देखें तो स्टार्टिंग से देखें। अगर आप ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर भी जाइएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहाँ पर सीरियल वाइज आप चीज़ों को समझें, क्योंकि सीरियल वाइज चीज़ों को समझने से क्या होता है, आपको हर एक चीज़ समझ में आती है। और जब हर एक चीज़ समझ में आती है तो आप अच्छे से वर्क कर पाते हैं, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रहता है। सो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।